नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके जीएस करेंट अफेयर्स विद मी पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। और श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ और भी 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निःश्वसन के समय मांसपेशियां सिकुड़ती है तो किसके कारण? निःश्वसन के समय मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती है यानी क्यों सिकुड़ती है? एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ व्हाट? निःश्वसन के समय मांसपेशियां कैसे सिकुड़ती है? ऑप्शन से सामान्य ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण करने और सांस छोड़ने से, या गहरी ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण करने से, या सामान्य सांस छोड़ने से, या बलपूर्वक सांस छोड़ने से। नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन, डीप इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन, या फोर्सफुल एक्सपीरेशन। और इसका सही उत्तर होगा फोर्सफुल एक्सपीरेशन मीन्स बलपूर्वक सांस छोड़ने से। मतलब यह कि जब बलपूर्वक सांस छोड़ा जाता है तो निःश्वसन के समय मांसपेशियां सिकुड़ती है यानी एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फोर्सफुल एक्सपीरेशन। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड का डायग्राम है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, तो उस दौरान हो क्या रहा है कि जो मांसपेशियां है वो फैल रही है। लेकिन जो राइट साइड वाला डायग्राम है जिसके अंदर हम सांस छोड़ रहे हैं, उस दौरान सांस छोड़ने के दौरान हो क्या रहा है कि हमारी जो एक्सपिरेटरी मसल्स। और हमारा अगला सवाल है, फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरिड टू हार्ट बाय व्हाट? ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरिड टू हार्ट बाय व्हाट? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? ऑप्शन से कोरोनरी नस, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय सीरा, या वेना केवा। कोरोनरी वैन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, या वेना केवा। और इसका सही उत्तर होगा पल्मोनरी वेन। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, राइट साइड यानी कि जो हमारा दिल यानी हृदय, उसका जो राइट पार्ट है उसमें ब्लू कलर से एरो दिया हुआ है। वो ब्लड सर्कुलेशन की ब्लड कहाँ से कहाँ कैसे ट्रांसफर होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पल्मोनरी वेन जो यहाँ पर है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट तक पहुंचाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उस तरह का ब्लड, उस तरह का रक्त जिसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है। यानी कि जब ब्लड लंग्स तक जाती है कार्बन डाइऑक्साइड लेके, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ब्लड छोड़ लंग्स के अंदर यानी फेफड़े के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है ब्लड यानी कि रक्त। और वहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल जाती है, यानी कि उस खून में यानी उस रक्त में ऑक्सीजन घुल जाती है। और वही घुली हुई ऑक्सीजन के साथ रक्त पल्मोनरी वेन के द्वारा हमारे हार्ट में एंटर करता है यानी हमारे हार्ट में प्रवेश करता है। तो किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन के द्वारा। और इस डायग्राम में आप ब्लड सर्कुलेशन को अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। जो लेफ्ट साइड में ब्लू कलर का मार्क दिया हुआ है, ब्लू कलर में जो वेन दिया हुआ है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है ब्लड। और जो राइट साइड में जो रेड कलर में दिख रहा है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग से हार्ट और हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंच रहा है। और जो ब्लू कलर का वेन दिख रहा है, वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है जो हमारे उत्तक यानी कोशिकाओं से दिल यानी हृदय, और हृदय से फिर लंग तक यानी फेफड़े तक पहुंच रहा है। बॉडी से ये ब्लड जा रहा है। ब्लू वाले कलर में आप नोटिस कीजिए कि ये ब्लड जो है ये बेसिकली क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड। ये इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाते होते हुए ये हमारे लंग में एंट्री करता है। और फिर इस लंग में जो एल्वियोली नाम का एयर सैक है, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है। और फिर वहाँ पे इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घुल जाती है, और फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन लेते हुए क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करते हुए ये फिर इस रास्ते से होते हुए हमारे हार्ट में एंटर करती है। और ये जगह है लेफ्ट एट्रियम। और फिर उसके बाद एंटर करती है
लेफ्ट वेंट्रिकल, जहाँ से पंप किया जाता है और शुद्ध ब्लड पूरे बॉडी के अंदर फिर पहुंच जाती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पूरे बॉडी तक हमारे शरीर में पहुंच जाती है। तो ये प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन का। और किस तरीके से लंग से हार्ट और हार्ट से लंग ब्लड सर्कुलेट करता है, यानी कि जो हार्ट से लंग जाता है ब्लड, यानी कि हार्ट से लेकर फेफड़े तक जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। और जो लंग से यानी फेफड़े से हार्ट तक आती है ब्लड यानी रक्त, वो होती है ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ आप देख सकते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का काम। तो आर्टरीज बेसिकली किस तरह का काम करता है, उस तरह के ब्लड को यानी उस तरह के रक्त को कैरी करता है जिसमें ऑक्सीजन हो। वेन किस तरह के ब्लड को कैरी करता है, उस तरह का ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो। और कैपिलरीज सप्लाई करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड, कहाँ तक, कोशिकाओं तक। हमारा अगला सवाल है, आंतरिक श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है। आंतरिक श्वसन में गैसों का आदान प्रदान किसके किसके बीच होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन इंटरनल रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बिटवीन व्हाट? ऑप्शन से हृदय और फेफड़ों के बीच, रक्त वाहिकाओं और ऊतकों के बीच, फेफड़ों और पर्यावरण के बीच, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज, बिटवीन लंग्स एंड एनवायरमेंट, या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यूज। मतलब यह रक्त वाहिकाओं और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, किसके अंदर, तो आंतरिक श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर। ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच एक्सचेंज होता है गैसेस का। मतलब यह कि जब ब्लड वेसल ऑक्सीजन पहुंचाती है टिश्यूज में, तो फिर टिश्यूज क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर दे देती है। कहने का मतलब ब्लड टिश्यू को ऑक्सीजन देती है और टिश्यू ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। और फिर वही ब्लड, मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या करता है, टिश्यू से हमारे हार्ट और फिर हार्ट से लंग तक पहुंचाता है। और ब्लड काम करता है ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुंचाने का। तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स और टिश्यूज के बीच गैस का आदान प्रदान होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आंतरिक श्वसन। यहाँ आप देख सकते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दो तरीके से है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बेसिकली हम जब सांस छोड़ते हैं, लेते हैं, वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और लेते हैं ऑक्सीजन। तो बेसिकली ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और इंटरनल रेस्पिरेशन में हमारा ब्लड और सेल्स है, यानी का मतलब ब्लड जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स को देता है और सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड को दे देती है। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन है। हमारा अगला सवाल है, कौन सी वाहिका ऑक्सीजन के लिए सिरापरक रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? कौन सी वाहिका ऑक्सीजन के लिए सिरापरक रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है? विच वेसल कैरीज द वेनस ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन? मतलब यह कि कौन सी वाहिका है जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को हमारे फेफड़े तक ले जाती है जहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल सके। तो ऑप्शन है दाहिनी कोरोनरी धमनी, बाई कोरोनरी धमनी, फुफ्फुसीय सीरा या फुफ्फुसीय धमनी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन या पल्मनरी आर्टरी। और इसका सही उत्तर होगा पल्मनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी। हमारा अगला सवाल है, सांस लेने के लिए प्राथमिक रासायनिक उत्तेजना डैश की सांद्रता है, यानी किसकी सांद्रता है, मतलब किसके कंसंट्रेशन के चलते सांस लेने की प्राथमिक रासायनिक को उत्तेजित किया जाता है। द प्राइमरी केमिकल स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग इज द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। Normally, an increased concentration of carbon dioxide is the strongest stimulus to the breathe more deeply and more frequently. Conversely, when the carbon dioxide concentration in the blood is low, the brain decreases the frequency and depth of breaths.
आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता अधिक गहरी और अधिक बार सांस लेने के लिए सबसे मजबूत उत्तेजना होती है। इसके विपरीत, जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कम होती है तो मस्तिष्क सांसों की आवृत्ति और गहराई कम कर देता है। मतलब यह कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज़्यादा होने से हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं, मतलब बहुत अधिक बार सांस लेते हैं और बहुत गहरी सांस लेते हैं। तो बहुत गहरी सांस और बहुत अधिक बार सांस लेने के पीछे का कारण है द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। हमारा अगला सवाल है, श्वसन तंत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? ऑप्शन से सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, थायरॉइड ग्रंथि या उपयुक्त सभी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थायरॉइड ग्लैंड या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हमारा अगला सवाल है, श्वासावरोध किसके कारण होता है? एस्फिक्सिया ऑकर्स ड्यू टू। श्वासावरोध किसके कारण होता है? एस्फिक्सिया ऑकर्स ड्यू टू व्हाट? ऑप्शन से ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में गिरावट, ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि। फॉल इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, फॉल इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन या राइज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन के स्तर में गिरावट यानी फॉल इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। Asphyxia is a condition of severely deficient supply of oxygen to the body that arises from abnormal breathing. Asphyxia causes generalized hypoxia, which affects primarily the tissues and organs. There are many circumstances that can induce asphyxia, all of which are characterized by an inability of an individual to acquire sufficient oxygen through breathing for an extended period of time. एस्फिक्सिया शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी की स्थिति है जो असामान्य श्वास से उत्पन्न होती है। एस्फिक्सिया सामान्यीकृत हाइपोक्सिया का कारण बनता है जो मुख्य रूप से ऊतकों और अंगों को प्रभावित करता है। ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो श्वासावरोध को प्रेरित कर सकती हैं, जिनमें से एक विशेषता ये भी है कि एक व्यक्ति द्वारा लंबे समय तक सांस लेने के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में असमर्थता। और हमारा अगला सवाल है, किस पर अंकुश लगाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? व्हाट डज बीसीजी वैक्सीन कर्व? किस पर अंकुश लगाने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? ऑप्शन से चेचक, निमोनिया, क्षय रोग या उपयुक्त सभी। स्मॉल पॉक्स, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग। हमारा अगला सवाल है, वायु उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। वायु उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को समझाने के लिए हमें इस तथ्य की आवश्यकता है, यानी किस तथ्य की कि वायु उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। Air flows from a region of high pressure to a region of low pressure. To explain the process of inhalation and exhalation, we need this fact. तो किसके नियम की जरूरत पड़ती है हमें इसे समझाने की? और नियम तो ऑप्शन है बॉयल के नियम, डाल्टन के नियम, चार्ल्स का नियम या उपयुक्त सभी। बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, चार्ल्स लॉ या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा बॉयल्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा बॉयल्स लॉ यानी बॉयल के नियम। और जो हरे रंग से मार्क किया जा रहा है नीचे ऑल ऑफ द अबव, वो उत्तर गलत है। गलती से वहाँ पे वो मार्क रह गया है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बॉयल्स लॉ। तो बॉयल का नियम जो है, इसको हम लोग यूज करते हैं किस तथ्य को समझाने के लिए कि वायु उच्च दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है। तो इसी नियम यानी इसी बॉयल्स नियम को ही हम लोग यूज करते हैं इस तथ्य को समझाने के लिए। बॉयल का नियम स्थिर तापमान पर गैस में आयतन और दबाव के बीच संबंध का वर्णन करता है। बॉयल का नियम
स्थिर तापमान पर गैस में आयतन और दबाव के बीच संबंध का वर्णन करता है। बॉयल ने पाया कि गैस का दबाव उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आयतन बढ़ता है तो दबाव कम हो जाता है। इसी प्रकार यदि आयतन घटता है तो दबाव बढ़ता है। यानी कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। Boyle's law describes the relationship between volume and pressure in a gas at a constant temperature. Boyle discovered that the pressure of a gas is inversely proportional to its volume. If volume increases, pressure decreases. Likewise, if volume decreases, pressure increases. और हमारा अगला सवाल है, रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन होता है। मोस्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय विच? रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ऑप्शन से बाइकार्बोनेट के रूप में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एज बाइकार्बोनेट, एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या नन ऑफ द अबव। तो रक्त में अधिकांश ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और इसलिए इसका उत्तर होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन का रूप। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने प्रियजनों और मित्रगणों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।